विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। न्यूज़ पर चैनल पर सभी को नमस्कार। अभी गर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है और गर्मी का दौर शुरू हो गया है और अभी जितने विदर्भ में है 42 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर पूरे महीने रहेगा। इस समय में बहुत सारे जो उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी बाहर चले गए हैं, खेतों में भी लोग नहीं मिल पा रहे और ट्रांसपोर्ट की समस्या अलग खड़ी हो गई है। जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ने जारी की है कि सामने जो वार की स्थिति के कारण बहुत सारे जो संसाधन है उसकी शायद कमी की ये नज़र आ रही है। जगह जगह डीजल पेट्रोल के लिए लाइनें लगी हुई है। एक तरफ एलपीजी की भी बहुत शॉर्टेज दिख रही है, कर्मचारी भी एलपीजी के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार भी और कई प्रतिष्ठान के जैसे कोटक महिंद्रा के उदय कोटक जी और कई ऐसे लोग अपनी राय प्रकट कर रहे हैं कि लिक्विडिटी रखिए, उद्योग में जो अस्थिरता आ सकती है तो उस स्थिति को देखते हुए अभी उद्योग को भी देखना बहुत ज़रूरी है। आज इजराइल ईरान इस वार के कारण जो समस्याएं खड़ी हो रही है उस समस्या को आंक नहीं सकते। अभी भी कोई सीज फायर नहीं हुआ है, युद्ध के बादल वैसे ही मंडराए हुए हैं, कहीं शांति नहीं है और दुनिया के अंतर्गत हॉर्मुज के कारण क्रूड का संकट बहुत विकट परिस्थिति में आ गया है। ऐसे समय में ज़रूरी हो जाता है कि हम पहले संसाधन को किस तरह से मजबूत करें। ट्रांसपोर्ट भी बहुत जगह महंगे हो गए हैं और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि कहीं मंदी का दौर ना आ जाए। आज मानते हैं कि इस स्थिति को किस तरह से निपटाना है, क्योंकि हम कोरोना के काल से गुजर चुके हैं। हमने देखा है तो उद्योगों की स्थिति क्या रही है। ऐसे समय में रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट ने भी मिलकर उद्योगों को कुछ राहत देने के लिए 20% मार्जिन तक यहाँ पर राहत देने के लिए एडिशनल फंड देने की योजना बनाई है। अभी तक सिर्फ अध्यादेश आना बाकी है। सरकार की तरफ से नोट बन गए हैं, लेकिन अभी नीचे स्तर पर जब तक नहीं आता तब तक उद्योगों को कोई राहत नहीं मिल सकती। ऐसे समय में सरकार ने राहत देना बहुत ज़रूरी है। हमने जब संकल्पना की थी कि कोल गैसिफिकेशन की, जिसके बारे में अक्सर कहा करता हूँ, आज सरकार ने भी वही निर्णय लिया है। इस कैबिनेट के अंतर्गत कोल गैसिफिकेशन के लिए 37,500 करोड़ रुपये उन्होंने अलग प्रावधान किया है और उसके लिए जो बड़े उद्योग हैं उसको 9,000 करोड़ तक सब्सिडी देने का ऐलान किया है और 4 चरणों में वो सब्सिडी दी जाएगी। अभी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत एलएनजी पीएनजी गैसेस कमी नहीं होनी चाहिए और जो संसाधन उससे मिल सकते हैं, खाद की कमी नहीं होनी चाहिए। उस तरह से भारत सक्षम बनने के लिए जो हमारे पास 400 बिलियन टन का कोयला 400 वर्ष का देश के अंतर्गत है, हर साल 1 बिलियन टन कोयला लगता है, तो उस हिसाब से हम कोल जो है उसको केमिकल के रूप में, सीन गैस के रूप में ले जाकर उपयोग करते हैं। तो आज आत्म भारत बन के भारत को जरूरत नहीं रहती कोई गैसेस की। भारत अपनी उस शक्ति के आधार पर आगे बढ़ सकता है। आज दुनिया को ये बता दिया गया है कि क्रूड के कारण और गैस के कारण हम कितनी चपेट में आ गए हैं। इसके कारण हमारा व्यवसाय, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस तरह से प्रभावित हुई है। ऐसी स्थिति में सरकार समय पर निर्णय लिया है, बहुत उचित है और कैबिनेट ने भी जो निर्णय लिया है वो बहुत सटीक निर्णय लिया है। यह कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट हमने बहुत तत्परता से लिया था करीब 11 साल पहले, जब हंसा जी अहीर केंद्र सरकार में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हुआ करते थे। उसमें यह प्रोजेक्ट मेरे द्वारा लिया गया, जो धीरे धीरे करते हुए आज इस स्थिति में आ गया है कि सरकार निर्णय ले रही है कि 100 मिलियन टन का आपको कोयला 2030 तक इसे कोल गैसिफिकेशन में ले जाना है। तो ये एक बहुत बड़ी देन है जो आज हमारे सामने आ रही है। इसके अंतर्गत अडानी भी काम कर रहे हैं, 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट नागपुर के पास ला रहे हैं और ऐसे कई प्रोजेक्ट सरकार को लाने की मंशा है।
और ये प्रोजेक्ट भारत में बहुत जगह दिखने शुरू होंगे। हमने कई जो कोलफील्ड के जो वहाँ के विधायक है उससे भी चर्चा की कि इस प्रोजेक्ट को आप आगे लाइए, जिससे इस प्रोजेक्ट के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हम देश को मजबूत बना सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को जो उन्होंने सोच दी है उस सोच पर कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे सकते हैं। आखिर ज़मीन का विवाद ख़त्म ही हो गया। बहुत दिनों से नागपुर एयरपोर्ट की ज़मीन का विवाद चल रहा था। अप्रैल तक उसको सुलझा लेना था, लेकिन कल कैबिनेट ने निर्णय लिया केंद्र सरकार की कि GMR को नागपुर एयरपोर्ट की ज़मीन हस्तांतरित कर दी जाए और 3 करोड़ पैसेंजर की क्षमता वाला वह एयरपोर्ट बन रहा है। और निस्संदेह जब वो कनेक्टिविटी हो जाएगा तो नागपुर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा शहर बन जाएगा, क्योंकि आज नागपुर जो कनेक्टिविटी न होने से आज सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि बाहर के जो विदेशी नागपुर में इन्वेस्टमेंट करने आना चाहते हैं वो नहीं आ पाते, उन्हें सुचारू रूप से वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती। वहाँ पे अच्छे होटल नहीं हैं, लेकिन अब ताज ग्रुप के होटल, बाकी होटल भी वहाँ पर आ रहे हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटी फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ वहाँ पर आ रही है और हमारे चीफ मिनिस्टर का भी ध्यान नागपुर के लिए काफ़ी लगा हुआ है। उम्मीद है कि नागपुर में जो जिस तरह से प्लानिंग चल रही है उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, एक बेहतरीन प्लानिंग पूरे देश में नागपुर में हो रही है और आगे जाके 2030 तक नागपुर भारत के प्रमुख शहरों में गिना जाएगा। शायद जिस तरह से हम मुंबई, कलकत्ता इसमें गिना करते 4 शहरों के, उस चारों शहरों में कोई एक शहर बाहर निकल जाएगा, उसमें नागपुर आ जाएगा और नागपुर की जो क्षमता है वह काफ़ी आगे बढ़ जाएगी। नागपुर में बहुत सारे इंडस्ट्रीज आ रही है, नागपुर को दूसरे कनेक्टिविटी मिल रही है चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, अमरावती से, जहाँ पर बड़े बड़े प्रकल्प आ रहे हैं। इस तरह से नागपुर मध्य भारत का एक सेंटर होने से नागपुर निस्संदेह उद्योगों को आकर्षित करने वाला बहुत बड़ा शहर हो जाएगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी एक निवेश के लिए कल्पना हो गई है और साकार रूप में जो होने जा रही है वह नागपुर डेस्टिनेशन से विदर्भ का जो औद्योगिक विकास है बहुत आगे की तरफ बढ़ जाएगा और विदर्भ में जो इन्वेस्टमेंट है जो आज तक इतना नहीं आ पाया वो इन्वेस्टमेंट बहुत सुचारू रूप से आना शुरू हो जाएगा। इस सप्ताह आपसे भंडारा जिले की बात करेंगे। भंडारा को बॉल ऑफ राइस इन महाराष्ट्र कहा जाता है। यहाँ पर इतना चावल उत्पादन है कि हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। कोसी खुर्द नहर आने के बाद वहाँ पर जो किसान एक फसल लिया करते थे अब 2 फसल ले रहे हैं, अभी उसमें आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं और बहुत सारे राइस मिल वहाँ पर लग गई है। इसके साथ बाद में चने की दाल की, बाकी दाल की भी वहाँ पे फसलें ली जाती है, गेहूँ भी लिया जाता है और अन्य फसल भी ली जाती है। आज भंडारा कहा जाए तो कृषि सक्षम जिला बन गया है और किसानों को भी एक मनोबल और उसकी एक प्रगति देने का जिला बना हुआ है। आज भंडारा में अशोक लेलैंड करीब 10,000 करोड़ का कमर्शियल व्हीकल बनाने का संयंत्र ला रहे हैं। इससे यहाँ पर फिर से एक ऑटोमोबाइल को मजबूती मिलेगी और भंडारा जिस तरह से नागपुर के पास होने से बहुत सारे इंडस्ट्रीज वहाँ पर आई हुई है, स्टील मिल आई हुई है, बहुत सारे अन्य तरह के उद्योग वहाँ पर लगे हुए हैं, तो उस तरह का एक बड़ा अशोक लेलैंड का संयंत्र आने से भंडारा की दिशा ही अलग हो जाएगी और एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा डेस्टिनेशन बन जाएगा। भंडारा में लाख का भी बहुत अच्छा काम होता है और उसके द्वारा पूरे भारत में वहाँ से सप्लाई की जाती है। अब भंडारा नागपुर के पास होने से एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब हो जाएगा और भंडारा से होते हुए स्मृति हाईवे को लिया जा रहा है और उसके जो है कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि नागपुर और भंडारा एक औद्योगिक सक्षम जिले एक दूसरे जुड़ने से वहाँ औद्योगिक बहुत सारे प्रकल्प आने शुरू हो जाएंगे। पूरे भारत में बिजली की दरें जो लघु मध्यम श्रेणी से ली जा रही है वो सर्वाधिक है और उसको किस तरह से कम कर सकते हैं वह करना बहुत ज़रूरी है। आज विदर्भ एकदम पूरी उसकी गर्मी के कारण लोगों की बेचैनी हो रही है और आज लोगों को अपने बिजली संयंत्र से एसी लगाकर, कूलर लगाकर पूरे दिन रहना पड़ रहा है। ऐसे समय में अगर इतना बिल देते हैं तो विदर्भ की स्थिति क्या होगी। और एक तरफ बाढ़ की स्थिति के कारण जो आज महंगाई इतनी बढ़ी हुई है उसके बावजूद बिजली का इतनी बड़ी जो तांडव हमारे पे चल रहा है, सरकार ने सोचना चाहिए कि विदर्भ जिसके भरोसे सरकार हमारी बनी उसको हम किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, किस तरह से हमारे लोगों को राहत दे सकते हैं।
बिजली की दर कम करने से किस तरह से महाराष्ट्र के उद्योग आगे बढ़ सकते हैं। यह सुनने में आया कि कोल्हापुर के सभी एसोसिएशन ने मिलकर सरकार के खिलाफ जो विद्युत विभाग है उनके लिए कोर्ट में अर्जी दी है, एप्लीकेशन की है। और निस्संदेह ग्रिड के जो चार्जेस सोलर पे लिए गए हैं वो कोई अच्छी बात नहीं है। सरकार ने सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वह उद्योग के भलाई के लिए नहीं है। अगर जिस तरह से करप्शन को अगर लगाम दी जाए, जहाँ पे महावितरण है, महानिर्मिति है, अगर वहाँ पर अगर कम से कम 50% भी करप्शन कम हो गया तो हम समझेंगे कि बिजली के दर कम आ सकते हैं। अगर सरकार जायजा ले कि इंडिपेंडेंट एजेंसी से अगर सर्वे कराए तो सरकार को पता लग जाएगा कि बिजली निर्मित और बिजली देने में किस तरह से हमें ये महंगी चीज़ें लोगों को परोसी जा रही है। उस पर एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह से हम कोयले की बात करें, किस तरह का कोयला जो है वासी के द्वारा भेजा जा रहा है, उस पर भी केंद्र और राज्य शासन ने निस्संदेह बिना किसी के रोक टोक के इंक्वायरी करनी चाहिए। चाहे उसके लिए ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी करनी पड़े तो सरकार को मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह से कुछ चंद लोगों को कमाने के लिए हमने हमारे करोड़ों उपभोक्ताओं का नुकसान हुआ है। तो सरकार के सामने आने से निस्संदेह ये बातें जब तथ्य आएगा तो बिजली की दरें भी कम होगी और हमारे देवेंद्र जी को राहत मिलेगी कि आज बिजली की दरें क्यों बढ़ी है। निस्संदेह ये सब सामने आने से कई वर्षों से यह गेम बंद हुआ था, फिर से ये गेम 2-3 वर्षों में शुरू हुआ है। और इसके कारण जितना भी प्रदूषण इन बिजली निर्मित क्षेत्रों में हो रहा है वह हम उसका जायजा नहीं ले सकते। तो ऐसे समय में सरकार ने निस्संदेह अपने नेत्र खोलकर अपने एजेंसी के द्वारा ये देखना जरूरी है कि यह गेम किस तरह से सरकार और लोगों को नुकसान कर रहा है। हम निस्संदेह आपके अगले अंक में पुनः आपसे मिलेंगे और विदर्भ विकास पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।